अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 3 बरस पहले पाकिस्तान की शनाख्त, बम धमाके, कटी फटी लाशें, इंतशार और इफ्तराक, तबाह होती इंडस्ट्री, दियार गैर मुंतकिल होता सरमाया, स्टॉक एक्सचेंज के गिरते ग्राफ और तनज़्ज़ुली के शिकार मुआशी अशारिये। मगर अब सूरत हाल कदर मुस्तहकम। नाज़रीन, आलमी तहकीकाती इदारे मूडीज़, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स और S&P पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ में बेहतरी के इंकशाफ कर रहे हैं। हाल ही में एक बरतानवी तहकीकाती इदारे BMI रिसर्च ने पाकिस्तान को दुनिया की 10 उभरती इकोनॉमीज में शामिल किया है। IMF प्रोग्राम का 12वां यानी कि आखिरी राउंड भी और साथ ही नए प्रॉपर्टी कानून से 60 से 70 अरब की आमदन को भी मुआशी नमू ख्याल किया जा रहा है। ये मुआशी आईने का एक रुख है। दूसरी सिमत मुआशी अक्स कुछ अनफॉर्चुनेटली धुंधला सा है। हुकूमत की 28 लाख ताजिरों में से 10 लाख को टैक्स नेट में लाने की एमनेस्टी स्कीम बुरी तरह पिट गई। सिर्फ 4000 ताजिर मुस्तफीद हुए। 1% टैक्स की अदायगी से 38 अरब का काला धन साफ हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर से हुकूमत सालाना 8 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया करती थी। अब सदारती ऑर्डिनेंस से एक नए कानून का निफाज हो गया है। इस कानून से गैर मंकूला जायदाद की इवैल्यूएशन का जो तरीक़ाकार है वो बदल दिया गया है। पिछले 1 साल के दौरान खरीदी गई प्रॉपर्टी के मुनाफे पर 10%, 2 साल पहले पर 7.5% और गुज़िश्ता 3 साल के दौरान खरीदी गई ज़मीन के मुनाफे पर 5% इनकम टैक्स आयद, मतलब के 60 से 70 अरब रुपए हुकूमती कमाई का जरिया। मगर The question remains, क्या काले धन के इस बड़े सेक्टर में इस कानून से शफाफियत मुमकिन हो पाएगी कि कराची रियल एस्टेट एजेंट्स इसे बैरूनी सरमायाकारी के लिए जहर कातिल करार दे रहे हैं। मजमूई टैक्स का 80% सिर्फ 35,000 अफराद और मुआशी इस्तेहकाम में 18% की हामिल इंडस्ट्री 60% टैक्स अदा कर रही है। मगर खरबों के मालिक और ऑफशोर कारोबारियों को लगाम डालने के लिए TORs पर सियासत, 200 बिलियन के रिफंड्स रोक लेने से बरामदाद में कमी। नाज़रीन, तो साथ ही टैक्सेस की रिफंडिंग ना होने से मकामी सनत में भी सरमायाकारी नहीं हो पा रही। जनरल सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग, ड्यूटीज़ और सरचार्ज की भरमार और बिलवास्ता या बिलावास्ता टैक्सेस में अदम तवाज़ुन से भी आम आदमी पिट रहा है। मगर सियासी हुनरकारों की खरबों की जायदादें और रकूम की वतन वापसी का कोई कानून, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं नजर आ रहा। अपोजिशन सियाह जायदादों और काली दौलत वापस लाने का मुतालबा करे तो TORs के घन चक्कर में उलझा दिया जाता है और सड़कों पर एहतजाज की कॉल हो तो बेचारी जमहूरियत को ही लाले पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इदारे फाल हों तो ज़ाती कमाई का जरिया और गैर फाल हों तो निजकारी ही बेहतरीन हल। बहुत से इशूज़ हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए। आज एक अहम बिल का भी तस्करा हो रहा है कि जो हुकूमत वक्त लाना चाह रही है और अपनी सिंपल मेजॉरिटी से शायद आराम से पास भी करा देगी। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे अहम हुकूमती शख्सियत वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक डार साहब साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। डार साहब, सबसे पहले तो 12वीं और फाइनल राउंड ऑफ IMF के लिए जो आप जा रहे हैं उसके हवाले से मुबारक हो आपको। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इससे आगे वे फॉरवर्ड क्या है? अब क्या प्लान है आपका? किस तरह आने वाले सालों के अंदर सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाएगा, फंड्स अरेंज किए जाएंगे डैम्स के लिए, टैक्स पेयर्स को आबादी की 5% तक लाया जाएगा एंड 6 ट्रिलियन तक टैक्सेस रेज किए जाएंगे 2018 तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है। हमारा ये फ़ैसला है कि हम नया प्रोग्राम नहीं लेंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये प्रोग्राम पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हमने अपना जो एक मुकम्मल प्रोग्राम किया, मुश्किल तरीन, और उसके डिविडेंड पाकिस्तान के सामने हैं। पाकिस्तान, आपने कहा कि वो एक हायर बेस लाइन और सारा, ये 1940 से हम 3112 बिलियन की ऑलरेडी 3 साल में हमने सफ़र तय किया है। ये पहला साल था जिसमें डाउनवर्ड रिवीजन कोई नहीं हुई रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में 60% ग्रोथ किया। ये वही मुल्क है जिसमें 3.3% की ग्रोथ होती थी सालाना 12-13 में। बिकॉज़ सर ज़्यादातर यही मुश्किल देखा जाता है ना कि वापस शायद IMF की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को हमने देखा है तारीखी एतबार से भी दे इनकेपेबल ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अभी सारे प्रोजेक्ट्स, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन आपने जो 2 अल्फाज किया, आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हैज़ टू बी मेंटेन्ड, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि कई दफ़ा पॉलिटिकल वो यानी इमोशनलिज्म में और कुछ जब हम प्रोग्राम में और जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के प्रोसेस से निकलते हैं, हम तो 2 कंट्री की तो हिस्ट्री है कि 2 रिफॉर्म एजेंट लेवल के बाद हम निकल जाते हैं।
2 ट्रेंच कंट्री पाकिस्तान इज नोन। ये पहली दफ़ा हमने 12 अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू ख़त्म जब होगा, अभी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा चंद दिनों में, और ये सितंबर में बोर्ड तक मैनेजमेंट बोर्ड क्लियर हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उस डिसिप्लिन को हमने कंटिन्यू रखना है। नाउ टू द मोर कंट्रोवर्शियल इशू राइट नाउ सर, बड़े 2-3 अहम सवाल है आपकी जो अभी रिसेंट डील भी हुई है रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रियल एस्टेट के हवाले से। सर ये बताइएगा, टैक्टिकली कारोबारी हवाले से तो ये सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट्री के लिए सही नहीं महसूस हो रहा। मसला सेलर का नहीं है डार साहब, एज यू आपको बेहतर पता है, मसला तो बायर का है, यानी कि खरीदने वाले का पैसा जो है वो वाइट मनी नहीं है। अब दिस इशू अनफॉर्चुनेटली स्टिल नॉट एड्रेस, यानी कि पार्किंग लॉट स्टिल एग्जिस्ट। पहले 5 साल का बार था, अब उसको मजीद कम करके जो आपने 3 साल का कर दिया, यानी कि 3 साल से पुराने पैसे को बाइट कर दिया ना टेक्निकली। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं किया। आई थिंक दिस इज ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड। हमने किसी चीज को वाइट नहीं किया, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। ये कैपिटल गेन देखे 3 किस्म के हैं, एक विद होल्डिंग टैक्स है, एक आपका कैपिटल गेन टैक्स है, और दूसरा सेलर बायर का ऑब्वियसली जो है 1 और 2%। इस पे 3 साल की जो रेलेवेंस है वो ये नहीं है कि 3 साल के बाद पूछा नहीं जाएगा। 3 साल की रेलेवेंस ये है कि 3 साल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 3 साल के बाद आप अगर बेचते हैं तो उसके गेन के ऊपर आपको कोई हुकूमत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये 2 साल थी, हमने पिछले साल की थी, इसको हम 3 साल कर दिया है। अब इसमें जो असल जो रिफॉर्म है वो वैल्यूएशन का है। अब जो बायर है, जब सेलर बेचेगा, जो पहले वो बेचता था या डिक्लेयर करता था फॉर ऑल पर्पसेस, वो करता था 15 लाख में, बायर को तो 15 लाख के ऊपर अपना सब, अब वो होगा अगर 1 करोड़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 10 टाइम्स 1.5 करोड़, अब सेलर को मिलेगा जैसे आपने, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन बायर को भी 1.5 करोड़ अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से आया, किधर से आया, अपनी रिटर्न में वो 1.5 करोड़ का एसेट को वो टेक ओवर करेगा। न्यू प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस जो अग्रीड हुई हैं एफबीआर और रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाइंदगान के दरमियान, एट द हार्ट ऑफ इट सर, ये तो फिर भी दे मेनी टाइम्स लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू रेट जो है, एक्चुअल वैल्यू पे जो आपने कहा था आप जाएंगे। मुझे बस ये समझाएं, आप एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं गए? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मेयर बीबी, एक गो में बड़े बड़े रिफॉर्म कभी भी मुमकिन नहीं होते। अगर आप यानी उसका मतलब होता जो आप कह रही हैं कि फिर 20 गुना तक शायद प्राइसेस को हमने बढ़ाना पड़ता, तो ऑब्वियसली आपने देखा कि 1 महीने में स्टैग्नेशन है। मार्केट जो रियल एस्टेट की है जिसका साइज 3000 से 7000 बिलियन एस्टीमेट्स हैं, आप उस मार्केट को आप चलना है। और उन्होंने खुद कहा है कि 70 साल में ये वैल्यूएशन का किसी ने टच नहीं किया। ये फेडरल हुकूमत, ये वाहिद हुकूमत है जिसने इतने बड़े मेजर रिफॉर्म किया है। तो हम हमें ये रास्ता फ्रेंडली तरीके से तय करना है। ये अब ट्रांसपेरेंसी भी होगी। ये सुनने में तो सही लग रहा है, बट आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होगा। होना ये है सर कि तमाम ट्रांजैक्शंस की 3 वैल्यूज होंगी, एक जिस पे कारोबार हो रहा है, एक जिसके ऊपर वफाक ने जो टेबल सेट की है अब जो आप लोग निकालेंगे, तीसरा डीसी वैल्यू, क्योंकि अभी तक सूबों से भी तो राब्ते नहीं हुए ना। यानी कि सर कारोबार होगा आपका एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, एफबीआर के ऊपर टैक्स कलेक्ट होगा जो टेबल्स आप निकालेंगे, और साथ आप देखेंगे कि आपका स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डीसी वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। सो Do you understand what I'm saying? मैं बिल्कुल, मैं बीबी में बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन आगे भी 3 सिनारियों में से 2 ऑलरेडी थे। डीसी वैल्यू पे तो अब आपने 3 कर दिए। मैंने मैच करता हूँ ना, डीसी वैल्यू पे जो है प्रोविंशियल हुकूमत भी अपने ड्यूज लेती थी, फेडरल हुकूमत भी लेती थी, और मार्केट ट्रांजैक्शंस कुछ और थी, और थी वो 10 गुना ऑन एवरेज एक्चुअल। क्या ये अच्छा रिफॉर्म नहीं है कि आपने अपनी वैल्यूएशंस कानून के जरिए, आप जो ऑर्डिनेंस रात हमने जारी की है, हमने बदल दी हैं, उन्होंने माना है, और ये विन विन है सबके लिए, और आपके कई गुना रेवेन्यू आएगा। आपकी वो बात बिल्कुल, मेरी बात को तो कहना कि मैं गलत कह रही हूँ। देखो ना, मुझे लग रहा है कि कारोबार असली वैल्यू पे होगा, टैक्स एफबीआर की वैल्यू पे होगा, और स्टैम्प ड्यूटी डीसी वैल्यू पे होगी। मुझे अलाउ करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। हमारा ये बंद अभी हमने कानून कर दिया है, अब हम सूबों को राब्ता करेंगे, और ये एक नेचुरल, मेरे नज़दीक एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि सूबों को चाहिए कि हमारी वैल्यूएशन, जो कि हुकूमत की यूनिलैटरल नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स ने मिल के एग्री की हैं, यानी जो वैल्यूएशन हम नोटिफाई करने जा रहे हैं, अगर वो उसको अडॉप्ट कर ले, यानी कहीं 2 गुना कहीं 10 गुना, उनको 6% या 7% स्टैम्प ड्यूटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2% भी उन्हीं को अडॉप्ट कर लें, ये एक्चुअली उल्टा रिफॉर्म हो रहा है।
اگر صوبوں کی ویلیویشنز ان لائن ود دی مارکیٹ ویلیویشن ہوتی رہتی اس ملک میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. لوگوں نے انویسٹمنٹ نکالی ہے کامرس اور انڈسٹری سے اور ادھر ڈالی ہے, بہت سے لوگوں نے بھی نا, ایٹلیسٹ انڈسٹری ہیز سفرڈ. اب 42% ٹیکس بھی لگا ہوا ہے کامرس اور انڈسٹری کے اوپر, انکم ٹیکس بھی ہے, WWF بھی ہے, WPPF بھی ہے. وہ اس لیے تھا سیکیورٹی ایشو تھی پاکستان میں انرجی کرائسس تھے, پاکستان میں اکنامک, پاکستان کی اکانومی کو انٹرنیشنل اتنے ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں ادھر سر, اتنے ٹیکسز لاگو لوگوں کے لیے تو سافٹ اور ایزی ریٹرن آف پروفٹس آپ کے ریئل اسٹیٹ میں ہوتے تھے. ہمارے نہیں دیکھیں ریئل اسٹیٹ بھی ہوتا تو ریئل اسٹیٹ میں وہ آ رہے ہیں نا, ہم اس کو لا رہے ہیں, نیٹ میں لا رہے ہیں نا, اور ویلیو کے لا رہے ہیں, جو اس کی ریٹ ہے اس سے لا رہے ہیں, کیپٹل گین سے لا رہے ہیں, تو دیٹس ہاؤ ون کنٹریبیوٹس. تو بات یہ ہے کہ اب چلیں لیٹ سے کمپیریٹیولی اس سیکٹر میں جتنا مزہ تھا کہ بھی 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر رہے ہوں آپ 2-3 کروڑ کی, اور اس کے سارے بینیفٹ جو ہے اسٹیٹ کو تو نہ فائدہ ہو نہ پروونس کو فائدہ ہو, تو وہ تو اب فائدہ ہوگا نا. تو آپ اب کمپیریٹیولی اگر آپ وہ کمپیریزن کر رہی ہیں کہ بزنس انڈسٹری میں جائیں یا ریئل اسٹیٹ خریدیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں ٹھہراؤ آئے گا اور انڈسٹری اور اس کی طرف بھی لوگوں کی اٹریکشن ہوگی. جب آپ 50 لاکھ کے 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی اپنی پراپرٹی بیچیں گی اور آپ کو پھر بینک کے ریٹس آلریڈی بہت کم ہیں, انٹرسٹ ریٹ 5-6% ہے. پاکستان کے اندر بزنسز کا بڑا مسئلہ ہے, ٹو سیٹ اپ بزنسز, اینڈ وی آر رینکنگ ویری بیڈلی سر. ابھی میں فائنانس منسٹر بھارت کے بھی دیکھ رہی تھی, انہوں نے بھی ابھی ایک کنونشن سے بات کی, خطاب کیا, انہوں نے کہا مزید ریڈ ٹیپ ختم کریں گے, مزید ہم لوگ گورنمنٹ رولز, ایکسیسو ریگولیشنز, ملٹیپلسٹی آف ٹیکسز, ان سب چیزوں کو ختم کریں گے. سر اس حوالے سے ہماری رینکنگ کیوں نہیں بڑھ رہی, بہتر ہو رہی ہے؟ رشیا نے پچھلے 4 سالوں میں بہت امپروومنٹ کی ہے. یہ میر بی بی آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں, اور ون آف دی پرائرٹی ایریا اس وقت جو گورنمنٹ کا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو میک ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف پروگریس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ ہم آلموسٹ اسٹیگنیٹ ہیں, 138ویں ہماری پوزیشن ہے, اور ہمیں یہ ریڈ ٹیپزم ہمیں بھی ریڈیوس کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے, میں نے لیڈ بائی پرائیویٹ بزنس کمیونٹی لیڈرز ایک کمیٹی بنائی ہے, لیکن ہم نے صرف ان پہ اوپر نہیں چھوڑا, ہم نے اپنی بھی ایکسرسائز کی ہے, اور اے نمبر آف انیشیٹیوز انشاءاللہ ول بی امپلیمنٹڈ. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ایک میجر انفلو آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جو امپیڈیمنٹ ہے وہ ہماری ڈیٹ ٹیپزم ہے, اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے, یعنی جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کہتے ہیں. آپ ویلنگ ہیں رولز اور ریگولیشنز کو امینڈ کرنے میں, اور یہ ملٹیپلسٹی آف ٹیکسز, ان سب چیزوں کو غور و فکر کرنے میں؟ جی آپ بالکل ٹھیک ہے, وی آر ان دا پروسیس. میں نے پرائیویٹ بزنس کمیونٹی اور لیڈرشپ کو بھی یہ کام دیا ہوا ہے, لیڈ بائی پرائیویٹ فیڈریشن اور چیمبرز کے لوگ اور پروفیشنلز, اور ہم ایز حکومت بھی ہم نے آئی کین شیئر ود یو کہ ہم نے ورلڈ بینک کے اسسٹنس سے ہم نے اس کی اسٹڈی کروائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیریس ایفرٹ کریں تو اس کے کچھ 6 ایسی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں, اور قریباً 6 ہی ایسی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے. یہ جو انڈیکس بنتی ہے اس کے اوپر بنتی ہے. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر ہم محنت کریں جیسے ہم دوسری چیزوں میں کرتے ہیں تو یہ ہم 100 سے نیچے لا سکتے ہیں, 138 سے 1.5 سال کے اندر, اور انشاءاللہ لائیں گے. بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. روس ہے نا سر, 126ویں پوزیشن پہ روس تھا, پچھلے 4 سالوں میں 50th یا 51st پوزیشن پہ آ گیا ہے رشیا. So it's doable. It's absolutely doable. It is doable. I agree with you, and we are right on the reform. بالکل اس پہ ہم کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی نظر آئے گا کہ اس کے اوپر ایکشنز آپ کو نظر آئیں گے. I think we need to cut the red tapeism. We need to make the ease of doing business. جب دنیا یہ انڈیکیٹ جیٹرو کر رہا ہے کہ سیکنڈ چوائسز پلیس پاکستان بن سکتا ہے, if it stays on course the way it's doing, the only way is کہ we have to facilitate. سیکیورٹی ماشاءاللہ امپروو ہو رہی ہے, انرجی کرائسس جو ہیں وہ الحمدللہ being handled. 18 تک انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, گیس کا مسئلہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے. اگر ہم یہ چیزیں کر لیں تو پاکستان کی, اسی لیے میں نہیں کہہ رہا اور آپ نہیں کہہ رہی, اونیل کہہ رہا ہے کہ 2050 تک اگر پاکستان اسی طرح چلتا رہا تو یہ دنیا کی 44th اکانومی سے بہتر ہو گیا 18ویں دنیا کی اکانومی بن جائے گا 2050. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پیریڈ کو آدھے پیریڈ میں یہ سفر طے کرنا چاہیے, اور پاکستان سفر طے کر سکتا ہے.
दुनिया के जो एक्सपर्ट थे कहते थे 5 साल लगेंगे जी पाकिस्तान को दोबारा, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी 2013 में 5 साल लगेंगे, रिफॉर्म्स जब ये करेंगे 5 साल दोबारा स्टेबल इकोनॉमी होगी। अल्लाह ताला के फजल करम से आधे पीरियड में हम हो चुके हैं। बिल्कुल, इसी से एक और बात भी कनेक्टेड है। जी जी एब्सोल्युटली सर, इसी से एक और बात कनेक्टेड है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में यही जो रिसर्च हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम इधर पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा टाइम्स टैक्सेस साल में देती हैं हमारी बिजनेसेस, 47 टाइम्स कंपेयर टू हांगकांग जो 3 दफा देता है। इसी से कनेक्टेड अरुण जेटली जो फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं उनका आपको बताना चाह रही हूँ। बीबी जो आप कह रही हैं ये इस इंडेक्स में वो शामिल है, वो भी डिले जो है ना 46 आवर्स या 500 आवर्स तो शामिल है, उसी की वजह से वो हम 138 पे हैं। वी हैव टू इंप्रूव दैट एंड आई एम फुली विद यू। वी आर द गवर्नमेंट। तो सर जिस तरह अरुण जेटली ने कहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ ये हम क्यों नहीं कर सकते? अरुण जेटली ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि पूरे भारत के अंदर ये अगले हफ्ते बिल अपना पुश कर रहे हैं कि पूरा नेशन जो है एक टैक्स दिया करेगा, जिसकी वजह से टोटल लेवल ऑफ टैक्सेशन कम होगी, ईज ऑफ बिजनेस भी होगी और ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन भी एलिमिनेट होगा। हम देखते हैं कि मैं अर्ज करता हूँ, हम देखते हैं कैसे वो इंडिया क्या करते, विल व्यू दैट। पर मैंने फेडरेशन को ये कहा था, फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स को मैंने ये एक चैलेंज दिया हुआ है कि भाई आप कहते हैं कि 30 और टैक्सेस हैं, फेडरल इकट्ठे कर लें, प्रोविंशियल इकट्ठे कर लें, यू गिव अस प्रपोजल, और वो अभी तक नहीं वापस आए कि हमें इसको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना चाहिए। EOBI, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स वेलफेयर और XYZ, आप 50 टैक्स, वर्चुअली 3 दर्जन टैक्स लेते हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल। वी शुड मेक ए मैकेनिज्म कि जिसमें ये आपस में डिवाइड कर लें, यानी मुख्तलिफ अदारे, लेकिन जो इंटरेक्शन है वो बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन के साथ 1 या 2 या 3 अदारों का मैक्सिमम हो, कोई 3 दर्जनों का ना हो। तो ये अभी आप सही कह रही हैं, हमें भी एक हो ना, एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन देनी हो ना कि आप हर इदारे के ऊपर जाके वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मेरी सोच जो है आप वी आर ऑन द सेम पेज बाय द वे, एंड इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। और मैंने फेडरेशन को भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप भी प्रपोजल लेके आए, आई विल असिस्ट यू, आई विल हेल्प यू, द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट यू, क्योंकि ये हमारे लिए एक कम्पीट करने के लिए भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस रीजन में फिर इसी लाइन के अंदर हुकूमत वक्त जो है जो 200 अरब के रिफंड्स भी विदहोल्ड किए हुए वो भी दीजिए कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो, लोकल इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। ये भी सर अब इनकलाबी कदम लेने को आप आए हैं तो फिर वो यू विल सी इनकलाबी कदम में सेल टैक्स रिफंड जो हैं वो इंशाअल्लाह, मैंने बजट स्पीच में ये कहा हुआ है, 31 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि इनको सेटल कर दें। जो अप्रैल तक के रिफंड्स हैं 31 अगस्त को उसको क्लियर कर दें। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, होपफुली इंशाल्लाह द एंड ऑफ अगस्त, 31 अगस्त की बात है, होपफुली 31 अगस्त और बिफोर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वादा पूरा करेंगे कौम के साथ। ओके, नाउ डार साहब ज़रा से और अहम इश्यूज़ हैं। मैंने एक तो इससे पहले मैं मुईशत बिल्कुल छोड़ूं, मैंने आपसे ये भी जानना था सर कि PIA की मैनेजमेंट ने जो है वो जो लेगेसी लोन्स हैं नॉन फ्लीट एक्यूमुलेटेड ओवर द पास्ट हैं, जो बड़ा भारी भरकम बोझ बन गया जिसकी वजह से डेट में भी हैं, वो ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म को कि प्लीज़ इनका जो पूरा भार है वो हुकूमत पाकिस्तान ले ले, ताकि हम ज़रा ईजी होके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ज़रा प्रॉफिट्स की तरफ भी जाएँ। इस हवाले से आप लोगों ने कुछ सोचा है? देखें महर, ये जो लोन्स हैं वो 3 साल के नहीं हैं, ये पिछले 30 साल में एक्यूमुलेट हुए हैं, तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। लेगेसी लोन्स, एग्जैक्टली, यू यूज़ द वर्ड लेगेसी एंड आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन क्लैरिटी के लिए ये पिछले 30-40 साल के लोन इकट्ठे हुए हैं। ऑपरेशनल हमने उनको फॉलो अप भी किया है, कई दर्जनों मीटिंग्स भी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर भी करते रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ। अभी वो ऑपरेशनल ब्रेक इवन से ऊपर चले गए, थोड़ा प्रॉफिट माशाल्लाह बनाना शुरू किए। अब लेगेसी लोन्स के हवाले से ये है कि पिछले 30 साल का जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट ज़रूर भेजी है, लेकिन एज ऑफ टुडे जो उनके मोस्ट ऑफ द लोन्स हैं उसके अगेंस्ट कोई नॉन कोर एसेट्स, एक कोर बिजनेस है जहाज़ों का उड़ाना, फ्लाइट्स और ये सारा जो ऑपरेशन है, एक उनका नॉन कोर बिजनेस है और वो है उनके होटल्स हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटरिंग है, इंजीनियरिंग है, काफ़ी चीज़ें। अब हम ये कर रहे हैं कि उनके जो कोर एसेट्स हैं, अब ये ना हम कहीं करें कि सारे लोन जो है हुकूमत पाकिस्तान उठा लें और उसके बाद फिर 20-30 साल PIA या कोई भी अदारा वो अयाशी करे कि चलो यार अब तो कंफर्टेबल हो गए हैं। उनके अपने तो आप मुझे लग रहा है बेल आउट देने में किसी मूड में नहीं है अभी आप। नहीं, बट कौन, हम तो टाइम एंड अगेन दे आर सर्वाइविंग विद द सॉवरेन गवर्नमेंट गारंटी।
ہم تو ان کو لون ریز ان کو پیسے لے کے دیتے ہیں سروس کے لیے, لیکن آپ وہ اگر اٹھا ہی لیں بوجھ تو ان کو تو بالکل بھی فارغ ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہ پیسے لے کے رائٹ لیفٹ سینٹر جیسے ہماری عادت ہے, وہ ابھی فائنینشیل ڈسپلن سے تو آپ نے شروع کیا تھا, تو یو وانٹ اس ٹو لوز دی ڈسپلن. یہ کوئی چیک ہے ہمارا, ہم ان کو یہ کہتے ہیں آپ اپنے آپریشنل ریزلٹس پروفٹ دکھائیں, ریسٹ جو لون ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آلدو لیگیسی لون ہے 30 سال کے ہیں, مختلف حکومتوں کے ہیں, اس کے باوجود اس کو سروس کیسے کرنا ہے, آپ کو ہیلپ کیسے کرنا ہے, پیسے کیسے ریز کر کے دینے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہم ہی کر رہے ہیں پچھلے 3 سال میں. That's how PI has been moving on. اوور ٹو پالیٹکس. اسحاق ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ 56 کا جو ایکٹ ہے انکوائری کمیشن کے حوالے سے, اس کے اوپر ایک آپ لوگوں نے ایک بل تیار کیا ہے جو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس میں اسینشلی کیا آپ نے انکلوڈ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ پاکستان جدا ہونے کے بعد جو حمود الرحمان کمیشن اور ایبٹ آباد کمیشن تک تمام پاکستان میں جو انکوائریز ہوئی ہیں وہ انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 کے تحت ہوئی ہیں. جب ہم نے پاناما کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بعد, تو ان کا خط جو واپس آیا اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو قانون ہے ٹوتھ لیس ہے. ہم نے اس کو امپاور کیا ہے, اور وہ ہم نے جو اپوزیشن کے ہمارے ساتھی ہیں 6 جو 2 اور کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو ہم نے دیا ہوا ہے. ہماری ان سے یہ التماس تھی کہ پاناما ہو یا کوئی اور خدا نخواستہ فیوچر میں انکوائری کی ضرورت پڑے تو یہ ایک کمپریہنسو لا ہم پاکستان میں انٹروڈیوس کر دیں جو کہ پاورفل ہو, جس میں ایڈیکویٹ جو ان کو پاور چاہیے وہ ان کو ملی ہوئی ہوں. پاور سے مراد کیا ہے سر؟ اب یہ ایکشن بھی لے سکیں گے, مقدمے بھی درج کر سکیں گے, اور دفعات کا تعین بھی کر سکے گا یہ کمیشن. یہ سب یعنی اس کو ورچولی ایگزیکٹلی وہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے تو کیا ہے, لیکن چونکہ اپوزیشن کے ممبرز ان کی طرف سے اس ہمارے بل کے اوپر کوئی ہمیں ابھی تک فیڈ بیک نہیں ملی, تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ میٹنگ 1 اگست کو کر لیں, یعنی آج یا کل بھی کر لیں, کیونکہ کل مجھے دوپہر میں IMF ریویو کے لیے جانا ہے, جو میں آخری 3 دن جوائن کرتا ہوں. ٹیم تو 26 جولائی سے گئی ہوئی ہے, تو یہ ہمیں پھر موسٹ لائکلی 8 کا جو منڈے ہے, کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, اور انہوں نے پھر کہا کہ 6 کو غالباً کوئی انڈیکیشن دی تھی لیکن 6 ہفتہ, اور اس میں کچھ ممبرز نے معذرت کی کہ وہ اویلیبل نہیں ہے 12 میں سے. تو یہ 8 جو ویک بگننگ 8th ہے اگلا ہفتہ, یعنی اگلا پیر سے, اس ہفتے میں میرے کسی دن یہ میٹنگ ہوگی. آئی ہوپ کہ اپوزیشن کے جو ممبر حضرات ہیں سر پرائیویٹ نشست کے اندر ان کو پہلے بل دکھائیں گے, آپ پیش کر دیں گے اسمبلی میں؟ نہیں اس پیش نہیں کریں گے, پیش کرنا تو کر دیتے ہیں. نہیں, مقصد یہ ہے کہ جتنی امپرومنٹ ہو سکتی ہے ہم اس میں کر لیں. ان کے جو جینون وہ جو اس میں پرپوزل دیں گے, آج میں نے دیکھا کہ غالباً آپ ہی کا مجھے رپورٹ ملی ہے کہ آپ ہی کے شاید ٹیلی ویژن یا کسی اور چینل پہ ٹکر چلے ہیں. وہ میں نے کل ایک انٹرویو دیا تھا کہ ہم یہ بل جو ہم نے تیار کیا ہے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ان سے اگر انہوں نے اس میں مزید مشورے دیے اس کو امپروو کرنے کے وہ کریں گے, کیونکہ ملک میں 60 سال ایک قانون چلا ہے. ابھی چیف جسٹس ملک کے کہتے ہیں کہ وہ ٹوتھ لیس ہے, ہم نے اس کو امپاور کیا ہے. اب پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ انکوائریز کی ضرورت پڑے, لیکن پڑتی رہتی ہے. وزیر اعظم جب واپس آئے انہوں نے آپ کو سب سے پہلے احکامات دیے کہ میکسیمم فلیکسیبلٹی دکھاؤ اور اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر آؤ. سو مجھے یہ اس لیے تعجب ہوا کہ جب آپ نے اسپیکر سے کہا کہ ایک واپس پارلیمانی کمیٹی کے اندر سب کو دعوت دیجیے, تو میں نے کہا یہ اب نقطہ آغاز کہاں ہوگا, بیکاز ڈیڈ لاک تو اتنا سالڈ ہے اور کنٹینیوڈ ہے. کیا آپ کی میکسیمم فلیکسیبلٹی اسی بل کے تھرو ہی دکھ رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے 6 جو ممبرز حکومت کے ہیں جس میں ہمارے الائز بھی شامل ہیں, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ اور نیشنل پارٹی, تو یہ ہم نے 6 ممبرز نے لکھ کے اسپیکر کو بھیجا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک یونیک کمیٹی ہے کہ اس کا چیئرمین کنوینر کوئی نہیں ہے. سو اس لیے ورنہ تو چیئرمین کنوینر کین کنوین دی میٹنگ, تو اس لیے ہمیں پھر 6 کے 6 نے لکھ کے لاسٹ ویک اسپیکر صاحب کو بھیجا کہ آپ 1 کو, یعنی آج میں نے ریکویسٹ کی تھی آج میٹنگ رکھوا دیں تاکہ ہم ان سے بات کریں. لیکن ان میں سے کچھ آنریبل ممبر جو تھے اپوزیشن کے 6 میں سے, ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا تھا, خصوصاً ان میں لیڈ رول چودھری اعتزاز کا ہے, تو وہ 1st 2nd کو اویلیبل نہیں تھے. تو اس لیے میں سمجھ گئی سر, یہ میں اسکیڈول تو سب کا سمجھ گئی ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ 5 دن بعد
हाँ, अगले हफ्ते में मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, वीक बिगनिंग 8। मगर 5 दिन बाद दमादम मस्कल अंदर हो रहा है सड़कों पे, आप ये समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं होता जी इंशाल्लाह। आगे भी बहुत बड़ा दमादम मस्कल अंदर हुआ था, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। पाकिस्तान 2013 का 2016 में पाकिस्तान नहीं है, और 2018 का पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे भी रोशन और बेहतर और खुद मुख्तार और बेहतर खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए कोई थ्रेट नहीं फील हो रही कि पीटीआई भी है, बिलावल ने भी कहा हम सड़कों पे सितंबर में निकल रहे हैं, तारुल कादरी भी एपीसी पे, नामा पे और मॉडल टाउन पे करे, आपको कोई थ्रेट नहीं महसूस हो रही? एक नेशनल रिजॉल्व होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप ट्रांसपेरेंसी पे आप सियासत करें, आप गवर्नेंस पे सियासत करें, आप करप्शन पे सियासत करें, सियासत मईशत पे प्लीज़ बंद करें। हमारा पहला धरना पाकिस्तान को एक ट्रांजैक्शन ने 100 अरब रुपया कॉस्ट किया था। पाकिस्तान में चाइना का जो सदर साहब थे, एक साल के बाद आए थे। तो मैच्योरिटी आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। हमें पाकिस्तान को, मैं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हम 2050 की बजाय ओनील जो कहता है, ये बीबीसी कहती है कि 2050 में ये कंट्री 18वीं दुनिया की मीशत बन जाएगी 44 पे। सो इज इट नॉट अवर ड्यूटी टू ट्राई टू डू इट इन half the time कि 30s तक हो जाए? हो सकती है। अच्छा, मुझे एक और बात समझाएं। मुझे तो महसूस हो रहा है कि आप हुकूमत वक्त को कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं। देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी और सियासत में डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। और डायलॉग के लिए अब मैंने पिछले हफ्ते लिखा था स्पीकर साहब को कि जनाब मेहरबानी करें और पहली तारीख को आप बुला ले। अब उनकी मजबूरी है, अभी रिस्पेक्ट अगर उनकी है। और चीज समझाएं जरा मुझे। जी डार साहब, मुझे ये समझाएं कि आपने कहा था कि भाई अगर ये नहीं बात इस तरह आगे बढ़ती तो हम पब्लिक कर देंगे जो अग्रीमेंट हुई थी। बड़े धमकी आमेज लहजे में कहा था कि पब्लिक कर देंगे। ऐसा क्या है उस अंडरस्टैंडिंग में? नहीं, धमकी नहीं थी। मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी एफर्ट कामयाब नहीं होती तो ये पार्लियामेंट का भी हक है, ये कौम का और आवाम का भी हक है कि हम फिर दोनों चारों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दें कि उनके टीओआर्स क्या हैं और उनकी इंस्ट्रूमेंट या लॉ क्या है जो प्रपोज किया है, हमारे टीओआर्स प्रपोज क्या है, हमारा प्रपोज लॉ क्या है, उनकी टीओआर भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के तहत तो वो लोग एग्री कर गए हैं कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो तमाम ऑफशोर अकाउंट्स की होंगी, और वो ये भी मान गए हैं कि रिटर्न ऑफ लोन्स के ऊपर भी बात होगी। नहीं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, जब हम बैठते हैं तो वो वर्डिंग फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो अल्लाह करे कि हम किसी कॉमन पेज पे आ जाएं, और आना चाहिए। मैं आगे भी धरना भुगताया हुआ, मैंने आपको याद है मैं नेगोशिएट किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे धरने की जो आउटकम थी वो बिल्कुल फिर एक डायलॉग के नतीजे में एक टीओआर कॉमन बने, एक यानी उनकी मर्जी के जजेस, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जो थे नासुल मुल्क साहब, उनकी सरबराही में कमीशन कायम किया गया। बहुत तारीफें हुई धरने वालों ने की। और जब हाफ वे थ्रू जब प्रोसीडिंग हो रही थी और उसके जब थोड़े से सिग्नल्स आए तो फिर उनको वो पढ़ गए धरने वाले और उनको क्रिटिसिज्म में ले आए। तो बात यह है कि हमें आगे जाना है विद ऑल सिंसियरिटी। हमें कोई इम्यूनिटी नहीं मांग रहा, कोई एमनेस्टी नहीं मांग रहा। बैकडोर डिप्लोमेसी या राब्ते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ? ये बैकडोर और ओपन डोर दोनों ही चलते हैं जी, हर वक्त चलते हैं। ये सियासत का हिस्सा होते हैं और हम आपको देखा कि तमाम जमातों से हमारे राब्ते होते हैं, तमाम जमातों से बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट में बात होती है। चाहे वो कराची के रेंजर्स का मसला हो, चाहे वो अमन का मसला हो, चाहे वो टीओआर्स का मसला हो, हम हर चीज में गवर्नमेंट बनी गाला में नहीं होती ना कोई डिप्लोमेसी या कोई राब्ते नहीं रहते बनी गाला से। मैं इसलिए पूछूं, गवर्नमेंट के भी वो थोड़ा सा माइंडसेट अपना पूरा सारा वोट दिया मुराद अली शाह को बैठ के, थोड़ा सा बनी गाला में थोड़ा सा कोई हवा ठंडी जाए, कोई थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो और फिर थोड़ी सी कोई सोच में थोड़ी सी तब्दीली आए। सोच में तब्दीली की जरूरत है, पाकिस्तान तो तब्दील हो रहा है माशाल्लाह, तो उसमें फिर बैठा जा सकता है। कोई सियासत में देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मुस्लिम लीग नून, कोई भी मुझ समेत ना वजीर आज़म, हम कोई मिनिस्ट्री कोई इम्यूनिटी नहीं मांग रहे, उसलिए बात नहीं कर रहे। मुझे बताइएगा, भारत ने अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम टैक्सेशन लॉज 2015 के अंदर लाए, ठीक है ना, ये जिसके तहत बड़े से लोगों को इनिशिएटिव दिया गया, लोगों ने अपने पैसे वाइट किए, 30% उसके ऊपर अदायगियां की, दे हैड नो चॉइस। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के साथ भी बायलैटरल ट्रीटी की भारत ने। हमारे बड़ों के कारोबारियों के, मगरमच्छों के पैसे असल में बस स्विट्जरलैंड में नहीं है सर, ये तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी है। आपने अभी पिछले हफ्ते अच्छी खबर दी थी स्विट्जरलैंड के हवाले से कि भाई हमारे राब्ते और जो एमओयू साइन होने वाला है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के साथ, आपने कोई कोशिश की है कोई बायलैटरल ट्रीटी को इनिशिएट करने में?
دیکھیں ہم نے میجر 2 انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. ایک تو بائیلیٹرل سوئٹزرلینڈ کے ساتھ, اور اس پہ ہمیں آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں ہی آتے ہی 3-4 مہینے میں سمری میں نے موو کی تھی کیبنٹ میں, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت نے, کسی کیبنٹ نے اپروو دی ہے اور کسی فائنانس منسٹر نے اپروول مانگی ہے. اس کے بعد ہمارے ڈائلاگز ہوئے. آبویسلی سوئٹزرلینڈ از ناٹ ایزی کنٹری ٹو ڈیل ود. انہوں نے ایکسچینج آف انفارمیشن میں تو فلیکسیبلٹی دکھائی جو ہم چاہتے تھے, لیکن انہوں نے اس کی قیمت بڑی بھاری مانگ لی کہ جو ہمارے 4 لکھے ہوئے تھے. میں سب جانتی ہوں, آپ کا وقت سیو کرنے کے لیے میں برٹش ورجن آئلینڈز کے اوپر بات کر رہی ہوں. اچھا, لیکن اب ہم اس کے اوپر الحمدللہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک ملٹی لیٹرل فورم کریٹ ہوا ہے, اور وہ ہے OECD. اس کے نیچے ایک آبجیکٹو سیم ہے, اس کے نیچے ایک ملٹی لیٹرل کنونشن سائن ہوئی. اس پہ OECD کے 34 ممبر ہیں, ملٹی لیٹرل کنونشن کے قریباً 100 ممبرز ہیں, اور وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے 2017 میں. وہ سپونٹینیس اینڈ کوئک انفارمیشن وہاں سے ملے گی میرے نزدیک, لیکن ہم دونوں فورمز کو پرسو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ سائن ہو جائے گا تو آپ کو پھر کسی اور کے ساتھ بائی لیٹرل نہیں کرنی پڑے گی BVI کے ساتھ فار انسٹنس. ایگزیکٹلی. تو اچھا, اس کے تحت ہی ہو جائے گا. ہم نے بائی لیٹرل نہیں چھوڑا ہاتھ, لیکن ساتھ ملٹی لیٹرل کو بھی ان کا کرائٹیریا بڑے ڈیفیکلٹ ہیں, اور ہم الحمدللہ کرائٹیریا آلموسٹ پورے کر چکے ہیں. اور جو ہمارے قوانین میں مجھے بتائیں, یہ ساری آپ کی کاوشیں آن گوئنگ ہیں, سائملٹینیسلی یہ کام پروگریس ہو رہا ہے, مگر پھر بھی اگر اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, یہ تو کسی کو کوئی روک تو نہیں سکتا, لیکن ہم بالکل نیک نیتی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے قسمت, کس کو یہ ملے گا کہ اس کا بینیفٹ کئی دفعہ کب شروع ہوتا ہے کام, اور کئی سالوں کے بعد پھر وہ میچور ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کام نہ سے شروع کیا, بڑی تیزی کے ساتھ پرسو کیا, اور میں انشاءاللہ اگلے 15 دن میں قوم کو خوشخبری دوں گا ان دونوں ایشوز کے اوپر. میں فائنل راؤنڈ میں ہوں. آپ استعفوں پہ نہیں کامنٹ کر رہے, میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں استعفے آگے بھی آپ کو یاد ہے MQM کے ہوتے, الحمدللہ PMLN نے اس میں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا تھا, استعفے جو ہیں وہ وڈرا ہو گئے تھے. سر وہ تو آپ نے PTI کو بھی آپ واپس لے آئے تھے, اور پھر شرم حیا اور گریس بھی یاد دلائی تھی اسمبلی میں. چلے تو پھر دیکھیں نا, ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے گن پوائنٹ پہ, پیار محبت کے ساتھ کنونس کر کے کیا تھا. PTI بھی آ گئی. سر اسی پیار محبت کے ساتھ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی خزانہ اسحاق ڈار صاحب, وزیر اعظم کے بعد اہم ترین شخصیت ہیں اس حکومت کی. آپ نے سنا معاشی اعتبار سے بھی مطمئن نظر آ رہے تھے کہ آگے جانے کے لیے اہداف جو ہیں وہ کلیئرلی سیٹ آؤٹ ہیں, اور جو درمیان میں سیاست, دھرنا سیاست یا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی, کوشش یہی کی جائے گی کہ اس کو بیچ میں نہ آنے دیا جائے. اسی حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی. ڈو رائٹ ٹو اس. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.